चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली हमने देखा कि फेड ने ब्याज दरों में कटौती की है। 50 पीपीएस की पहली कटौती रही है और उसके आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि और 50 बीपीएस और उसके बाद 2025 में 100 बीपीएस तक की कटौती का अंदेशा फेड ने यहाँ पर जताया है। अब सभी को बस इंतज़ार था ऐलान का, और उस ऐलान के बाद अब हमें भी देखना होगा कि आरबीआई किस तरह का रुख अपनाता है और किस हद तक वो ब्याज दरों में कटौती करता है। लेकिन अब इन सब से आपके लिए फ़ायदे की बात क्या है? फ़ायदे की बात ये है कि अब आपकी जो लोन की ईएमआई है वो हम बहुत जल्दी कम होती हुई देखेंगे, क्योंकि उस पर ब्याज दरों कटौती हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा घरेलू निवेशकों या जितने भी लोन बोरोवर्स हैं, जितने भी कर्जदार हैं, उन पर हम पास ऑन होता हुआ देखेंगे। आपके पास निवेश के मौके जो हैं वो बढ़ते हुए अब दिखाई देंगे। खासतौर से क्या ये वो समय है कि आपको झटपट ऊंची ब्याज दरों में फिक्स्ड इनकम में पैसे पार्क इन कर लेने चाहिए? सोने में हमने बेतहाशा तेज़ी देख ली एक बार कटौती का ऐलान हुआ। तो ओवरऑल तमाम एसेट क्लासेस में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अब अपने पोर्टफोलियो में बदलाव आपको कहाँ करने चाहिए, भले ही वो इक्विटी का हिस्सा हो, फिक्स इनकम का हिस्सा हो, या कमोडिटीज़ में सोने चांदी का हिस्सा हो। तो एक पूरी 360 डिग्री कवरेज हम लेकर आए हैं। इस कटौती से आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा, निवेशक हो या कर्जदार हो। मेरे साथ खास पेशकश में जुड़ चुके हैं महेंद्र जाजू, सीआईओ फिक्स्ड इनकम विरा एसेट म्यूचुअल फंड, और साथ ही अर्नब पंड्या मेरे साथ हैं, फाउंडर मनी एडू स्कूल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और महेंद्र जी, आप के पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि फेड की तमाम बातें जो निकल कर आई हैं रात को, उसको आसान भाषा में आपको समझाना होगा दर्शकों को। महंगाई अगर एक कंसर्न नहीं है तो लेबर मार्केट अब उनके लिए कंसर्न है, जिसको बूस्ट देने की ज़रूरत है। और 25-50 का डिबेट तो चल ही रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग 50 बीपीएस कट को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हैं। तो और आने वाली जो उनकी गति होने वाली है रेट कट की, वो भी निर्भर करता है काफ़ी हद तक डेटा पर। आप कमेंट्री से क्या भाप पा रहे हैं? और इतना अग्रेसिव कट अगर अभी लिया है तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान के चलेंगे कि आने वाले वक्त में भी शायद इतना अग्रेसिव कट हो, लेकिन किस तरह के समीकरण आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़रा बताइएगा। देखिए कविता जी, ऐसा है कि जो फेड ने प्रोजेक्शन दिया है उसके हिसाब से 2026 तक जो फेड रेट है वो 3% हो जाएगी। कल के रेट में कट करने के बाद भी जो फेड रेट है वो करीब करीब 5% के आसपास है। सो अभी मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल यदि ऐसा ही माहौल चलता रहा तो रेट कट का माहौल बना रहेगा। अब जब हम एग्रेसिव फेड कट की बात करते हैं कि 25 बेसिस हो या 50 बेसिस हो, इस महीने हो या अगले महीने हो, उससे मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक छोटी सी चीज पे देखिए कि जब फेड की रेट 5.5% थी, जब फेड ने लास्ट रेट हाइक किया अक्टूबर में, तो यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है 10 ईयर वो करीब करीब 5% थी। और कल जब फेड ने पहली बार रेट कट किया आफ्टर ऑलमोस्ट 1 साल के गैप के बाद, तो 10 ईयर यील्ड ऑलरेडी 3.6% के रेंज में आ गई है। तो मार्केट्स जो है वो फेड के रेट कट का वेट नहीं करेंगे, और जो फेड चाहे 25 बेसिस करे या 50 बेसिस करे या इस महीने करे या अगले महीने करे, उससे जो इम्पैक्ट आता है वो डेली मार्केट वॉलेटिलिटी में आता है। जैसे कल आपने बताया कि 50 बेसिस कट जो हुआ उसका एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था, तो उसके कारण थोड़ा-सा मार्केट में ऊपर-नीचे हो सकता है। बट आप यदि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का व्यू लेंगे, तो जब तक हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंज नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे जो हमारा इन्वेस्टर है जिसको 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उसको इस चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें एक डे टू डे इम्पैक्ट के लिए, मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बट हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि फेड की जो प्रोजेक्शन है, वो आगे जाके कहाँ पर रुकता है। तो फेड का अपना प्रोजेक्शन है कि अभी कम से कम 250 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होने हैं। 250 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होने हैं, वो चाहे दिसंबर में हो या अगले दिसंबर में हो, मार्केट की डायरेक्शन इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाने की तरफ है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि कल की रेट कट थोड़ी एग्रेसिव लगी। उसके काफ़ी लोगों ने अलग-अलग मायने बताए। किसी ने कहा कि फेड को लास्ट मीटिंग में ही रेट कट करना चाहिए था, और किसी को लग रहा है कि फेड को अगले मीटिंग में 25 करना चाहिए था। बट जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से उसके लिए ये चीज़ों का इम्पोर्टेंस कम होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि 1 साल बाद में कहाँ खड़ा होता है।
अर्नब जी, आप समझना चाहेंगे कि ये जो रेट कट है इसको एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से और एक लोन बोरोवर अपने कर्ज के लिहाज से कैसे समझे? काफ़ी समय से गुहार यही हो रही थी क्योंकि ईएमआई बहुत ज़्यादा चढ़ रही हैं, आपको बहुत ऊंचे ब्याज पर जो है ईएमआई चुकानी पड़ रही है। इंतज़ार यही था और कई बार हमने तो बीच में ये भी देखा कि लोगों ने अपने लोन की जो अवधि है वो बढ़ा दी है और क्योंकि एक सीमा तक ही आप इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं और लोगों ने अब क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी, वो कंफर्टेबल फाइनेंशियली नहीं हो पा रहा था, वाइबल नहीं हो पा रहा था, तो लोगों ने अपने लोन का जो टेन्योर है उसे बढ़ा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस एस्पेक्ट पे बहुत बड़ी राहत आनी शुरू हो जाएगी अगर भारत में भी हम रेट कट का ऐलान होता हुआ देखेंगे, जो कि होगा, लेकिन अब वो निर्भर करता है कि कब होगा, कैसे होगा। खैर वो बात का सवाल है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट और अच्छी खबर निवेशक के लिहाज से और लोन बोरोवर के लिहाज से। अर्नब जी, जी, अगर आप देखें तो जो लोन बोरोवर्स है उनके लिए रिलीफ काफी बड़ी मात्रा में आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने देखा है कि काफी समय से जिस प्रकार से रेट्स बढ़ ही रही थी, तो ये जो प्रेशर जो आ रहा था लोगों के फाइनेंसिस पे, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो काफी बड़ी मात्रा में सभी के पर्सनल बैलेंस शीट्स पर भी बोरोइंग्स है। और ये महत्व की बात यह है कि ये वर्चुअली मोस्ट ऑफ दीज बोरोइंग जो है वो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे है, यानी कि इनका असर आपको अपने ओवरऑल लोन टेन्योर पे दिखेगा इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जैसे ही अब क्योंकि जो रेट ट्रांसमिशन है जिसमें हमने देखा है कि जो लोन्स होते हैं वो नए लोन्स खास करके वो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक हो जाते हैं, तो इमीडिएटली आपको वो पास ऑन इफेक्ट दिखाई देता है। उसी तरह से जब आप अब ये साइकिल बदलेगी और रेट्स गिरना शुरू होगी, तब ये बेनिफिट आपको आते हुए देखेंगे, क्योंकि खास करके जो बड़े लॉन्ग टर्म बोरोवर्स है जिनके होम लोन्स के टेन्योर काफी लंबे समय तक पहुंच गए हैं, उनको अब दिखेगा कि वो टेन्योर्स कम हो रहे हैं और वो एक रिलीफ की बात होती है। दूसरी बात होती है कि अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि सही प्रकार से अपने पोर्टफोलियो में जो निवेश है वो उसको सेटअप कर दे, ताकि ये फॉलिंग रेट एनवायरनमेंट में भी आपका फायदा हो जाए। क्योंकि जब आप निवेश की बात करते हैं तब हर एक इंस्ट्रूमेंट पे असर सेम नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल जहां पर डिपॉजिट्स जैसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पर अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो अगर रेट्स गिर गई तो कल अगर जाके आप निवेश करोगे तो आपको लोअर रेट मिलेगा। इसके सामने डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर आप अगर आपने निवेश कर रखा है तो एक्चुअली फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स के साथ, क्योंकि इन फंड्स को कैपिटल गेन्स होता है, तो वहां पर आपके जो रिटर्न या यील्ड्स है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग भी करना होगा ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड, और ये जरूरी है ताकि जब भारत में रेट कट शुरू हो जाए या उसके संकेत शुरू हो जाए उसके पहले आपने ये सब प्लानिंग कर रखी। राइट। अब थोड़ा सा इसको हम भारत के संदर्भ में समझते हैं, क्योंकि ये सब तभी होगा जब हम हमारे घरेलू स्तर पर ब्याज दरों में कटौती देखेंगे। महेंद्र सर, ये बताएं, अब आरबीआई से क्या उम्मीदें हैं, कितना का कट पहला होगा और क्या हम भी अग्रेसिव हो सकते हैं या हम थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ेंगे अपने रेट कट को लेकर? हालांकि हम काफ़ी समय से एक रेट पॉज की स्थिति में थे, तो इसीलिए कट बहुत ज़्यादा हो उसकी भी गुंजाइश या उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बताइएगा, भारत के लिए रेट कट के लिहाज से क्या समीकरण है आपके मुताबिक? क्या अप्रोच रह सकती है आरबीआई की और क्या क्या कंसर्न्स रह सकते हैं उनके ब्याज दरें घटाने से पहले, जो कि वो फैक्टर इन करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक चीज तो बहुत साफ है मेरे दिमाग में कि अब जब फेड ने रेट कट करना चालू किया है और वो इतने डीप और लंबे समय तक रेट कट करने की बात कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक भी रेट कट करेगा। तो ये तो एक सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि रिजर्व बैंक भी रेट कट स्टार्ट करना शुरू करे। लेकिन जैसा आपने बोला कि जो रेट कट करने की गुंजाइश है वो हमारे भारत में थोड़ी कम है, और क्यों कम है उसका इस बार हमारे पास एक अच्छा कारण है जो पॉजिटिव फैक्टर है। क्योंकि जब लास्ट ईयर फेड रेट हाइक कर रहे थे फरवरी से अक्टूबर में, उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किए 4 बार,
तब आरबीआई पॉज पे था। तो यूएस में क्या हुआ है, यील्ड्स ऊपर गए और फिर अब नीचे आएंगे। हमारे यहाँ यील्ड्स ऊपर गए नहीं तो नीचे आने की गुंजाइश कमी बचती है। दूसरी चीज एक और है, आप देखिए 2022 में यूएस में इन्फ्लेशन था 9%, तब हमारा इन्फ्लेशन था 5%। 2023 में यूएस में इन्फ्लेशन घट के हो गया 6% और हमारा इन्फ्लेशन तब भी 5% था। मैं एक मोटा मोटी रेंज की बात बता रहा हूँ। और अब 2024 में जब हमारा इन्फ्लेशन 5% ही है तो यूएस का इन्फ्लेशन हो गया है 2.5%। सो ऐसा है कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ऊपर गया, इसलिए फेड को बहुत तेजी से रेट बढ़ाने पड़े। और फिर यूएस में इन्फ्लेशन उतनी तेजी से है नीचे आया है तो फेड को रेट कट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। हमारे भारत में रिजर्व बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सुलझे हुए तरीके से काम किया, तो न हमारा इन्फ्लेशन एक कंट्रोल से बाहर हुआ और न हमको रेट उतनी बढ़ानी पड़ी। तो अब हमको ये भी मानना पड़ेगा कि अब जब वहां पर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से घट रहा है तो ज्यादा रेट कट होंगे, लेकिन हमारे यहाँ उतने रेट कट नहीं होंगे। आई थिंक आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में ऑलरेडी बोला कि भारत में शायद रेट कट की उतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन डायरेक्शनली मुझे लगता है कि जब फेड रेट कट करना शुरू करेगा तो आरबीआई भी करेगा। मुझे लगता है कि आरबीआई कम से कम 50 बेसिस पॉइंट तो रेट करेगा ही। तो आज हमारा रेपो रेट 6.5% है, जो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल 2025 तक वो घट के 6% पे आ जाएगा कम से कम। क्यों मार्च अप्रैल? बिकॉज फरवरी 2025 में जब अगले साल का बजट आएगा, 2026 मार्च का बजट आएगा, उसमें आरबीआई को एक असेसमेंट मिलेगा कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट है वो किस तरफ है, हमारा तब तक इन्फ्लेशन किधर जाके सेटल डाउन होता है एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि मार्च तक हमको कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन जो 4% पे रहता है कि 4.5 या 5, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट पॉसिबिलिटी है कि एक 25 बेसिस या और एक 50 बेसिस पॉइंट रेट कट शायद हो जाए। मार्केट ने उसको काफी पहले से डिस्काउंट कर रखा है। तो जब हम लास्ट समय बात कर रहे थे तो 10 ईयर यील्ड 7% पे था, आज 10 ईयर यील्ड करीब करीब 670 पे आ गया है। तो 30 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी मूव हो गए हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद 10 ईयर यील्ड में भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो मिड एंड ऑफ द कर्व है, बैंक्स की डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, लिक्विडिटी सिस्टम में थोड़ा सा टाइट था, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड कर्व जो है वो थोड़ा सा काफी अभी भी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है 3 से 5 साल के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगले 1 साल में हमको मिड सेगमेंट ऑफ द यील्ड कर्व में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म तो अच्छा है ही, बट उसमें काफी कुछ मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा एक्शनेबल पॉइंट पर हम आते हैं। काफ़ी सारे पहलू पे हमने बातचीत कर ली है, लेकिन अब अर्णव सर, पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए और फिलहाल जो ऊंची ब्याज दरें हैं, हो सकता है कि ये लास्ट फेज हो, उसके बाद हम ये ब्याज दरें नहीं देखें, तो कहाँ कैसे अपने पैसे पार्क इन कर लेने चाहिए इक्विटी में? इस ट्रिगर को भुनाने के लिए क्या पोर्टफोलियो में हमें कोई बदलाव करना चाहिए? सोने की कीमतें क्योंकि हमने ऑल टाइम हाई पर जाती हुई भी देखी हैं, अब ऐसे में कितना पैसा कहाँ पार्क करें और कैसे फ़ायदा उठाएं इस ट्रिगर का, ये बताइएगा। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति को खुद का अपना जो प्लानिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके गोल्स के मुताबिक उनको किस प्रकार का एसेट एलोकेशन चाहिए, क्योंकि दूसरे क्या कर रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आज क्योंकि कई मार्केट्स में आपको काफी सारे आउटसाइड रिटर्न दिख रहे हैं, इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है, गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपके जो इंटरनल वेट्स है उसमें भी आप देखेंगे कि काफी सारे और ज्यादातर मोस्ट पोर्टफोलियोज में यहाँ पर वेटेजेस में बदलाव आ गया। तो ये जो रीबैलेंसिंग का काम है वो आपको पहले तो करना है। दूसरी बात ये है कि आपको जब आप अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं कि कितना एक्सपोजर चाहिए, वो पहली बात है। दूसरी चीज यहाँ पर देखनी ये है कि आप ओवरवेट या सिर्फ एक और एक एसेट क्लास की तरफ जरा अपने पोर्टफोलियो में झुकाव ज्यादा न रखें, क्योंकि यहाँ पर आज शायद सिचुएशन अच्छी दिख रही हो, लेकिन इससे जो डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका मूल मंत्र होना चाहिए उससे ये विपरीत जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ध्यान में रखना है कि
गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स में अप टू 10% ऑफ द पोर्टफोलियो एक्सपोजर रखना है तो ये भी जरूरी है। उसी समय आपको जो फिक्स्ड इनकम का जो एक्सपोजर रखना है वो आपके लिए कितना होगा वो तय करके आपको ये मेंटेन करना होगा। और ये जो इस प्रकार के समय आते हैं वो एक निवेशक के लिए एक अच्छा समय होता है जब वो अपना ये पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग में अच्छी प्रकार से हाई यील्डिंग एसेट्स को भी जोड़ सके। तो आज की तारीख में क्योंकि आपको दिखेगा कि फिक्स्ड इनकम एसेट्स में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पर आप लॉक इन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा पोर्टफोलियो डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी अपने एक्सपेक्टेशन और नीड के मुताबिक वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि नॉट ओनली आने वाले समय में लेकिन जिस प्रकार के आपके गोल्स है वो सबको मीट होते हुए आपका पोर्टफोलियो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से रिटर्न दे। और खास करके आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ ना जाए एज कंपेयर टू योर रिक्वायरमेंट्स क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर आपने बुल रन देखा है नए हाइस हो रहे हैं तो वहां पर भी इस प्रकार का अगर आप रीबैलेंसिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम हो जाता है। जाजू सर, आपके लास्ट कमेंट्स क्या होंगे? फिक्स्ड इनकम में कहाँ कितना पार्क कर लिया जाए, लंबा निवेश रखा जाए फिलहाल लंबी अवधि के लिए? किस किस तरह के विकल्पों पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे इस वक्त? देखिए कविता जी, आप यदि अनुमति दे तो मैं एक बात जरूर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोलना चाहूंगा। आपके प्रोग्राम पर बिल्कुल। मैं लास्ट हाँ। 1 साल से आ रहा हूँ और आपने हर बार ये चीज को कवर किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और 1 साल से आप और हम ये चीज बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पीक हो गए, आगे जाके रेट कट आने चाहिए। तो आज आप देखो बॉन्ड फंड्स जो है उसमें 1 साल का रिटर्न करीब करीब 10% आ रहा है। और आज जब फेड ने रेट काटा तो यूएस 10 ईयर यील्ड जो है 5% से ऑलरेडी 3.6 पे आ गया है। इंडिया में 10 ईयर यील्ड ऑलरेडी 7.5 से 6.75 पे आ गया है। तो जो एडवाइस रिटेल इन्वेस्टर्स को जा रही है कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको समय रहते इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या होता है कि जब एक बार रिटर्न अच्छा आते हैं तो लोगों को लगता है अरे बहुत हो गया अब और कितना होगा, तो वो यू नो आज और फिर कल आजकल में वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो एक तो मैं आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बारीकी से ये चीजें कवर करती है। तो पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए लास्ट ईयर भी हमने बोला था कि इन्वेस्ट करने का टाइम अभी है। तो 1 साल की जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद पीछे रह गई, लेकिन आगे चलकर भी फिक्स्ड इनकम में अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्योंकि हमारा अभी दो सिचुएशन हो सकता है, या तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ रहेंगे या नीचे आएंगे। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का कोई भी माहौल है। तो इन्वेस्टर को अभी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली ट्राई करना चाहिए, मैक्सिमाइज अपने रिटर्न्स का। और उसके हिसाब से आप देखो तो जैसे मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि जो 3 से 5 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्ट करने वाले फंड्स हैं वहां पर एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है अवसर है अभी इन्वेस्ट करने का। और हर आदमी के पास 3 से 5 साल या 7 साल का, या जो बॉन्ड फंड्स में वॉलेटिलिटी होती है उतनी वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करने के रिस्क प्रोफाइल हो या ना हो, प्लस बॉन्ड फंड में काफी कुछ मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। तो मुझे लगता है 3 से 5 साल वाले जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका लो ड्यूरेशन फंड है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, मुझे लगता है इस कैटेगरी फंड में अभी भी काफी काफी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट्स का अभी भी उन्हें बॉन्ड ड्यूरेशन फंड में अपने अपने रिस्क अपेटाइट के रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से रखना चाहिए। और अभी जब फिक्स्ड इनकम में अच्छा माहौल है तो अभी वो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में पैसे रखने का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। सो यदि इन्वेस्टर को अपने रिटर्न्स अच्छे करने हैं, यदि रिटर्न्स का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, तो इस टाइप के कैटेगरीज में उनको अभी मुझे ख्याल से विदाउट एनी अप्रीहेंशन अभी वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।
बिल्कुल। काफ़ी विस्तार से आप दोनों ने इस पूरे मुद्दे पे चर्चा की है और बारीकी से न सिर्फ रेट कट और उसके इम्पैक्ट को समझाया, बल्कि पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या एक्शनेबल पॉइंट्स हैं और किस तरह के कदम आपको उठाने चाहिए, उस पर बारीकी से अपनी सलाह भी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।